नमस्कार। मध्य प्रदेश की बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव की बात आज हम करेंगे। देखिए, आप लोगों का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हिंदी के बाद जस्ट नेक्स्ट पेपर है मैथ्स का। तो आइए फिर मैथ्स के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि मैथ्स में ऑब्जेक्टिव किस तरह से आएंगे और हमें किस तरह से आंसर टिक करना है और अच्छे नंबर लाना है। देखिए, मैथमेटिक्स में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वह वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इस रियल नंबर्स के चैप्टर में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चंस होगा जो 2 नंबर का आएगा और 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिससे टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस फर्स्ट चैप्टर से। तो इस चैप्टर से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, तो इसकी तैयारी हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से करेंगे। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चंस कहता है सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 96 और 404 का HCF होगा, मतलब इन दोनों नंबर्स का यहाँ इसमें से कौन सा HCF आंसर होगा। क्वेश्चंस कह रहा है HCF ऑफ 96 एंड 404। तो इन दोनों नंबर का HCF बताने के लिए एक तरीका है कि हम इन दोनों नंबर का HCF रफ वर्क में करके देख लें, या फिर जो आंसर दे के रखा है इनका यूज़ करके हम इनमें से आंसर बताएं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तरीका सिंपल सा कि इनके रफ वर्क में आंसर देखें। जैसे लिखा है 96, तो सबसे पहले हम 96 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए, 96 2 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। इसके बाद देखिए यह 2 से कैंसिल होगा, आएगा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। इसके बाद देखिए यह 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद देखिए यह 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा 4, और यह 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, और यह 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3। तो इस तरह से ये जो 2 है जितने और ये जो 3 है, ये सभी 96 के फैक्टर आ जाएंगे। अब हम निकाल लेंगे 404 के फैक्टर। तो देखिए, 404 के फैक्टर क्या क्या आएंगे। यह 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर यह 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, फिर यह 101 से कैंसिल होगा 1 टाइम्स। अब हम क्या करें कि इस 96 और इस 404 में से देखें कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। मतलब देखिए, इसमें 2 और इसमें 2, दोनों में 2 कॉमन है, निकाल लिया 2। फिर इसमें देखिए 2 और इस पे भी 2, ये दोनों कॉमन है, इसको भी निकाल लिया। अब यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स बचे हैं दोनों के, वो कॉमन नहीं है, तो इन्हीं दोनों का 2 और 2 का यूज़ करके हम फैक्टर बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन 2 और 2 का 2 × 2, दैट इज मिलेगा 4। इस तरह से आप देखिए आंसर कौन सा सही है, ये 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसका शॉर्ट ट्रिक देखें आप, तो जिन नंबर्स का HCF पूछता है उसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता है, तो इसमें जो नंबर्स लिखे हैं आंसर को देख करके हम बता सकते हैं कौन सा सही है। जैसे 120 है, तो 120 देखिए 96 के फैक्टर में नहीं आएगा, तो यह आंसर हो नहीं सकता। 4 तो हमने चेक कर लिया है, यह तो आंसर होगा ही सही। और 10 की बात करें तो 10 देखिए 404 का नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर ये 3 की बात करें तो 3 देखिए 96 का फैक्टर है, क्योंकि 3 से 96 कैंसिल हो जा रहा है, ये 3 फैक्टर है। और 404 यह इससे कैंसिल नहीं होगा, तो मतलब 3 जो है 404 का फैक्टर नहीं होगा, तो 3 भी आंसर में नहीं आएगा, बचेगा 4, तो 4 आंसर होगा इसे। लेकिन हमसे पूछता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ ऑप्शन में जैसे 4 है और यदि आ जाता किसी में 2 आ जाता, तब क्या करते। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे कि इस मेथड से सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला, इसमें पूछ रहा है 12 एंड 15 का HCF ऑफ 12 एंड 15। तो इसका HCF निकालने के लिए देखिए 12 3 से कैंसिल हो जा रहा है,
और 15 भी 3 से कैंसिल हो जा रहा है, मतलब 3 इसका फैक्टर है। और 4 की बात करें तो 4 से कैंसिल हो रहा है बट 15 नहीं हो रहा है, तो 4 तो हो नहीं सकता है इसका आंसर। 10 की बात करें तो 10 दोनों का फैक्टर नहीं है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। और 5 की बात करें तो 5 देखिए 15 का फैक्टर है बट 5 12 का फैक्टर नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। हमें यही पर मिल चुका है कि यह 3 इसका आंसर है। इस तरह से इसको कर लेंगे, या फिर हम क्या करें कि 12 और 15 का यहाँ पर रफ वर्क में फैक्टर निकालें और इसका आंसर बता दें। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 32 एंड देयर एलसीएम इक्वल्स टू 8 एंड देन देयर एचसीएफ विल बी। मतलब हमें किन्हीं भी दो नंबर्स, देखिए एक नंबर सपोज करते हैं x और दूसरा नंबर सपोज करते हैं y, तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे के रखा है 32, और फिर ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वह 8 होगा और उनका एचसीएफ क्या होगा यह हमें बताना है। तो इसको एचसीएफ, यहाँ से एचसीएफ निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होता है वह उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। कहने का मतलब फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, यह होता है दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एलसीएम ऑफ एक्स वाई कितना दे के रखा है 8 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ एक्स वाई यह फाइंड ही करना है, और इक्वल्स टू में एक्स मल्टीप्लाई वाई मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा 32। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस 8 का ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 32/8, यह 8 इस 32 को कैंसिल करेगा, आएगा 4। इस तरह से इसका आंसर जो सही होगा थर्ड का वह फर्स्ट ऑप्शन 4 सही होगा। इधर इनको देखने की ज़रूरत है नहीं, हमें केवल यह आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ ऑफ 4 एंड 7, 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, तो यह भी बहुत ही सिंपल सा है। 4 का फैक्टर और 7 के फैक्टर में कुछ भी कॉमन आ ही नहीं सकता है, तो कॉमन जो फैक्टर है तो वह हटा दो कि कोई सा अदर्स नंबर आएगा। यहाँ पर हमें केवल ये मालूम है कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वह 1 होगा, इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या पूछ रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी सम इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। कह रहा है कि यहाँ यदि m कोई सा भी इंटीजर हो, m कोई सा भी इंटीजर हो, m कोई सा पूर्णांक नंबर हो, तो फिर सम पूर्णांक किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये वाला सम बनेगा कि ये वाला सम बनेगा कि ये वाला सम बनेगा कि ये वाला सम बनेगा। तो देखिए आपको इसको जानने के लिए एक सिंपल सा याद रखना है कि जो सम फॉर्म का, इवन नंबर फॉर्म का जो नंबर बनाया जाता है किसी भी इंटीजर से, मतलब m यदि कोई सा इंटीजर हो और इस m को लेकर के, इंटीजर मतलब कोई सा नंबर 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 -3 कोई सा भी नंबर हो m इंटीजर, तो इसको लेकर के इवन या फिर ऑड कैसे बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं इवन की, सम पूर्णांक की। तो याद रखिएगा इस नंबर में या तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो जो 2m बनेगा वह उसका सम पूर्णांक इवन नंबर होगा, या फिर आप 2m में 2 को प्लस कर दो तो यह नंबर जो है सम पूर्णांक बनेगा, या फिर आप 2m में 4 का प्लस कर दो तो यह नंबर भी सम पूर्णांक बनेगा। यदि इस 2m के साथ 1 प्लस कर दें, 3 प्लस कर दें, 5 प्लस कर दें, तो जैसे यहाँ पे 3 प्लस किया है, 1 प्लस किया है, 5 प्लस किया है, तो ये सारे ऑड नंबर बनते हैं। और सम के लिए हमें याद रखना है कि यह 2m ये सब बनते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा 2m। ये होता कैसे है, देखिए 2m की बात करें तो m कोई सा नंबर ले लीजिए आप 1, इसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 2, यह इवन नंबर है, सम पूर्णांक है, सम संख्या है। यदि आप m की जगह 2 ले लीजिए तो 2 का आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए मिलेगा 4, तो यह भी एक सम संख्या है, पूर्णांक नंबर, सम पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, और इंटीजर कैसा है, इवन नंबर है। यदि आप m की जगह 3 ले लीजिए, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 आएगा, तो यह भी नंबर कैसा है 6,
इवन नंबर है। तो इस तरह से आपको ये कुछ बातें याद रखनी है। किसी भी तरह का क्वेश्चंस बनेगा आप उसका आंसर बता दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। मतलब यहाँ पर इन तीनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर उनका रेशो निकालना है। क्वेश्चन से ऐसा कह रहा है द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द नंबर 5, 15, 20 विल बी। मतलब यहाँ जो ये नंबर दे के रखा है 5, 15, 20, 5, 15, 20, इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब रेशो क्या होगा। तो सिंपल सा है, आप इन सभी का एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो और फिर उनका रेशो कर दो। तो 5, 15, 20 का सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका बचपन से सीखते हैं कि 5, 15, 20 का एलसीएम। देखिए आप ये 5, 15, 20 का एलसीएम ये किससे कैंसिल होगा, और सिंपल सा कैंसिल करते हैं 5 से। तो 5 1 जा, 5 3 जा और 5 4 जा। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये सभी अब डिफरेंट नंबर से कटने वाले हैं। तो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। मतलब एलसीएम क्या मिलेगा हमें, एलसीएम क्या मिलेगा 60 एलसीएम मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए फिर इन तीनों का निकालना है एचसीएफ। तीनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो भी मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 5 की बात करें तो इसका 5 × 1 आएगा। 15 की बात करें तो 5 × 3 आएगा। 20 की बात करें तो 5 × 4, बस 5 × 4 या फिर इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो देखिए तीनों में कॉमन कौन सा है, ये 5 है। तो इस तरह से एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। तो इस 60 एलसीएम और इस 5 एचसीएफ का रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे, देखिए किससे कैंसिल हो रहा है 5 से। 5 1 जा और 5 1 जा 5 और 1 10 बन के 2 से कैंसिल होगा, 5 2 जा। मतलब क्या आएगा 2/1 को रेशो में कैसे लिख सकते हैं 1:1। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा सही होगा, डी नंबर का 12:1। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा सही होगा 12:1। यदि हम इसको 60 को 5 से डिवाइड करें तो मिलेगा 12 और अपॉन में आएगा 1। इसको रेशो में लिख सकते हैं 12:1। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन 12:1। अब देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब सेकंड में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस फिर खाली स्थान। देखिए यह बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको हमने छोटी क्लासेस में सीखा था कि जो भाजक होता है, भागफल होता है, भाज्य होता है और एक शेषफल होता है, इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। तो ये डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, तो इन 4 नाम में से, मतलब 3 नाम तो है बट 4 नाम होते हैं टोटल, जिसके द्वारा हम डिवीजन को चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो कौन सा एक नाम खाली है भी, तो सिंपल सा है, यहाँ पर खाली क्या है शेषफल। तो इधर क्या फिलअप किया जाएगा, शेषफल। तो इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, रिमाइंडर। अब आगे देखिए, फिर से आ गया संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान होगा। मतलब इन तीनों के एचसीएफ की वैल्यू बताना है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू निकालना है, किसका किसका 8, 9 और 25। तो सिंपल सा इसका है, देखिए 8 इवन नंबर है, इसके फैक्टर और 9 के फैक्टर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। केवल कॉमन आएगा दोनों के फैक्टर में, तो क्या आएगा 1 आएगा। अब यदि हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर्स का यदि हम कॉमन फैक्टर की बात करें एक साथ बताने के लिए, तो यदि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में ऐसा डिफरेंट आ जाए कि कुछ भी कॉमन नहीं होता है, केवल 1 ही कॉमन रहता है, तो सारे नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वह 1 ही होगा। तो इसमें क्या फिलअप करेंगे 1। आगे देखिए सत्य असत, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सत्य असत ट्रू फॉल्स आ गया है। तो इसमें क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, कॉमा करके फिर बोल रहा है 0 छोटा है r छोटा है
बी है। तो इस तरह से इसमें क्या बोल रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। मतलब कहने का कि ये लिखा हुआ है जो रिलेशन, ये रिलेशन सही है कि गलत है। तो यहाँ पर भी ये नियम जो हमने अभी फर्स्ट में सीखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। ये ए और बी जो है ये दोनों क्या है, भाजक और भाज्य है। मतलब ये भाज्य है और ये भाजक है, और क्यू मतलब क्वोशिएंट, आर मतलब रिमाइंडर, क्वोशिएंट मतलब भागफल और आर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो यहाँ ये इसी सिस्टम को बोल रहा है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो यह जो लिखा हुआ है यह सत्य होगा, ट्रू है। अब आगे क्या बोल रहा है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब कह रहा है कि अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब कह रहा है कि यदि एक कोई सा प्राकृत संख्या हो जिसका अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब जो नंबर्स, जिस नंबर कोई सा नंबर है और इस नंबर की बात करता है जिसके फैक्टर निकालें, गुणनखंड निकालें, और गुणनखंड कैसे निकालें, अभाज्य निकालें, तो वो जो नंबर के अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनका जो क्रम निकलता है वह छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब यदि एक आ गया कोई सा फैक्टर तो उसको छोड़ करके फिर आगे एक अद्वितीय, मतलब यह अलग होगा फैक्टर, यह अलग होगा फैक्टर। कहने का मतलब यदि हम ले लें 10, अब 10 के फैक्टर निकालें तो देखिए 10 2 से कैंसिल होगा 5, फिर ये 5 1 से कैंसिल होगा 5 1 जा 5। तो इस तरह से इसके फैक्टर, एक 2 आ गया ना, अब 2 यूनिक है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 मतलब आ गया तो अभी है इसका बार बार, मतलब 2 इसका यूनिट फैक्टर आ गया, 5 इसका देखिए यूनिट फैक्टर आ गया। मतलब जो भी फैक्टर्स इसके आते हैं, जो भी गुणनखंड आते हैं, तो इसको छोड़ करके फिर आगे जो आएगा वह, और इसको छोड़कर जो आगे आएगा सभी यूनिक होते हैं। तो यह बात भी कैसी है, ट्रू है, सत्य है। अब आगे देखिए कहता है 4th नंबर में इसमें कि 4th में बोल रहा है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। मतलब हमें 1 वर्ड में आंसर देना है या फिर एक सेंटेंस में आंसर देना है। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 94 और 404 का एचसीएफ। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाला था, ये देखिए ऊपर निकाला था हमने 96 और 404 का फैक्टर 4। तो इसमें 1 वर्ड में आंसर लिखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आ जाएगा 4, इसका आंसर क्या आएगा 4 4 4, इसका आंसर 4 आएगा। और इसके बाद फिर आगे क्या बोल रहा है, किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 सम होगा या विषम। तो इसका भी आंसर अभी हमने सीखा था इसी 1 वर्ड में, जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें सीखा था कि यदि कोई सा पूर्णांक नंबर ले लिया जाए, कोई सा इंटीजर नंबर ले लिया जाए, तो उसके बाद जो सम या विषम बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या बात की थी, 2m+1 यह कैसा नंबर बनेगा, ऑड नंबर, विषम संख्या बनेगी। तो यहाँ पर उस पूर्णांक को m ना नाम दे करके क्या नाम दिया है, p नाम दिया है। और फर्स्ट में इसके पहले हमने इसका नाम m दिया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2p+1 मतलब 2m+1। तो 2m+1 कैसा है, ऑड। तो फिर 2p+1 यह भी कैसा होगा, ऑड। तो इसका आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। इसके आंसर में लिखेंगे विषम, बहुत ही सिंपल सा है, इसके आंसर में आएगा विषम। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, देखिए चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में भी आप ध्यान से देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह 5 नंबर के होंगे। जैसे चैप्टर 1 में 5 अंक के क्वेश्चंस, वैसे इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें भी चैप्टर 1 के जैसा ही है, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आएगा, 2 अंक का आएगा और 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो यह चैप्टर भी चैप्टर 1 के जैसे ही है। जैसे चैप्टर 1 में 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया था, वैसे इस पे भी है। तो इस पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c then the value of alpha into beta is।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c then the value of alpha into beta। तो देखिए आप याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के किसी भी द्विघात बहुपद के लिए यदि शून्यक जीरोस अल्फा और बीटा हो तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वह रिलेशन बहुत ही मोस्ट है। और इनका जो ये बीच में रिलेशन होता है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपने याद करके रखा है पहला रिलेशन कि दोनों जीरोस का जो सम होता है, दोनों शून्य का जो योग होता है, जोड़ होता है, वह -b/a के इक्वल होता है। और दूसरा रिलेशन आपने पढ़ के रखा है, दूसरा संबंध आपने पढ़ के रखा है कि अल्फा और बीटा के बीच में यदि मल्टीप्लाई कर दें, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल, यह इक्वल होता है c/a के। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट है, इनकी सहायता से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया, बहुत ही आसान है। क्या, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखिए, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अगेन अल्फा प्लस बीटा, मतलब सेम फर्स्ट के जैसा है, बस यहाँ अल्फा इंटू बीटा पूछा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछा है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन सही, -b/a, मतलब सी नंबर का ऑप्शन सही है। देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लीनियर पोलिनोमियल ax + b का जीरोज होगा। अब जीरोज इसमें क्या होगा, तो सिंपल सा है, ax + b का जीरोज x की जगह वह वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, मतलब x की जगह रख दिया, मान लीजिए कुछ भी रख दिया, तो वैल्यू इसकी क्या बन गई, जीरोज। कभी भी आपको निकालना हो जीरोज तो सिंपल सा इसके इक्वल में जीरो कीजिए, लीनियर वगैरह हो तो x की वैल्यू निकालिए, जो x की वैल्यू आएगी वही इसका जीरोज कहलाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ax = b, उधर ट्रांसफर होगा -b, और फिर a को ट्रांसफर कर देंगे तो आएगा -b/a। तो इसका आंसर क्या आएगा, -b/a। ढूंढिए इसमें -b/a कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, -b/a, यह इसका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए जैसे इसमें शून्यक पूछा था वैसे इस पे भी शून्यक पूछ रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चंस पूछ रहा है कि x² - 3 के जीरोज क्या होंगे, शून्यक क्या होंगे। तो इसका आंसर बताने के लिए इसको जीरो के इक्वल कीजिए और फिर इससे x की वैल्यू निकालिए। तो x² क्या आएगा, -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को उधर स्क्वायर रूट में बनेगा, तो जब जब नंबर एक स्क्वायर रूट बनाते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, +-√3। देखिए +-√3 ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखिए फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो इसमें शून्यक कौन से होंगे, इसका आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर आप यदि कॉन्सेप्ट से देखें, ट्रिक से देखें तो बहुत ही सिंपल सा है, x² + 7x + 10, मतलब इसमें सारे वैल्यूज प्लस प्लस की है। देखिए कहीं पर भी माइनस नहीं दिख रहा है, तो 100% इसके जो शून्यक आएंगे, जो इसके जीरोज आएंगे, वो सभी निगेटिव होंगे, माइनस के होंगे। तो देखिए इसमें ऐसे कौन से शून्यक है जो दोनों माइनस के हैं, ये देखिए मिल गया यहाँ पर बी, तो यह बी वाला ऑप्शन सही है। या फिर आप क्या करें कि x² + 7x + 10 का जीरोज फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टर मेथड से। x² + 7x + 10 इसके जीरोज निकालना है। x², इसके फैक्टर क्या आएंगे, 5x + 2x + 10। फिर यहाँ देखिए x कॉमन आएगा, x + 5, 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा x + 5। देखिए एक फैक्टर बनेगा x + 5, दूसरा फैक्टर बनेगा x + 2। तो देखिए इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू -5, और इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। इस तरह से इसके आंसर क्या होंगे, -2 -5। आप ऐसे ट्रिक से भी देख सकते हैं कि यदि दोनों नेगेटिव मिल जाएं तो वह उसका आंसर हो जाएगा। कभी मान लीजिए और अदर्स नंबर लिखे रहते, उस पर नेगेटिव लगा रहता, तो फिर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता कि इस मेथड से कर लेते हैं, आप फैक्टर निकाल के देख लेते तो श्योर आंसर अपने को पक्का हो जाता। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर सही है। अब आगे देखिए 6 में क्या बोल रहा है, बहुपद x + 1 x² - x -x⁴ + 1 के लिए घात होगी। मतलब कह रहा है कि जो ये फैक्टर लिखे हैं तो इन फैक्टर में अपने को डिग्री बताना है, द डिग्री ऑफ
फॉर द पोलिनोमियल x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1। सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट ट्रिक याद रखिएगा। इसमें मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है भाई साहब, x है x, मैक्सिमम लिखिए x। और फिर इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है, x की पावर 4, तो लिखिए x की पावर 4 और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x की पावर 1 x की पावर 4 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है जब जब बेस एक जैसे होते हैं, आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, पावर ऐड होते हैं। यदि बेस एक समान हो, आधार एक जैसे हो, तो 1 और 4 जुड़ करके क्या बनेंगे 5, तो x की पावर 5। तो इसमें देखिए डिग्री क्या है इसकी 5, तो इसमें देखिए 5 5 5, ये डी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। अब आगे देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद बनाने की बात करता है, मतलब यहाँ शून्यक दे के रखा है, अल्फा की वैल्यू दे के रखा है -3 और बीटा की वैल्यू दे के रखा है 4, जीरोस दे के रखा है। क्वेश्चन से कह रहा था कि if -3 and 4 are the zeros of the quadratic polynomial, the quadratic polynomial will be, मतलब किसी quadratic polynomial के ये -3 और 4 जीरोस हैं तो फिर वो quadratic polynomial होगा कौन सा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, कौन सा सही होगा। तो इसको करने के लिए सिंपल सा है कि ये जो -3 और 4 रखे हुए हैं इनके द्वारा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे यदि क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का तो बनेगा नहीं इसमें से क्वेश्चन, यदि 2 नंबर का आता है तो आप उसको फाइंड कीजिएगा। किस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं और इसके इक्वल में 0 लिख देंगे तो प्योर आंसर मिल जाएगा। तो 0 लिखेंगे नहीं, पोलिनोमियल में 0 लगा देंगे तो इक्वल के बाद इक्वेशन बनेगा। पर सॉल्व करने के लिए इसको ले सकते हैं और बाद में आंसर केवल हम यहाँ से यहाँ तक का बताएंगे। तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होगा ढूंढने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो -3 दे के रखा है और 4 दे के रखा है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, तो निकालिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, -3 + 4 करेंगे, -3 + 4 करेंगे तो 1 आएगा, मतलब इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 होगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा -12, तो इस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह आएगा -12। अब आप इसको यदि अच्छे से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाद 1 के बाद x, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर उसके बाद प्लस है और प्लस के बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा 12 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। देखिए इसमें ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 यह इसका ऑप्शन होगा और यह आंसर सही होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। देखिए 8 में क्या बोल रहा है, देखिए 8 में बोल रहा है किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द टोटल जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायग्राम ऑफ दैट पोलिनोमियल ऑन द फॉलोइंग। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चंस कि जो किसी भी पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं यदि उसका ग्राफ ड्रॉ करें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेकर के, तो जो पोलिनोमियल के जीरोज आते हैं वो किसको बोले जाते हैं ग्राफ के द्वारा। तो हमें याद है, नहीं भी याद है तो हमें याद रखना है कि जो पोलिनोमियल के शून्यक होते हैं, जीरोज होते हैं, वह ग्राफ में कैसे मालूम करते हैं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करता है, जितनी जगह टच करता है, वही उसके शून्यक कहलाते हैं। जैसे इस ग्राफ को बनाया गया है, ये ग्राफ यहाँ से मान लीजिए ऐसा गया, फिर ऐसे आके ऐसे चला गया, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ हमें क्या मालूम पड़ा कि एक्स एक्सिस को यदि कोई सा ग्राफ कट करता है तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करता है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर हो जाएगा, एक्स एक्सिस होगा इसका आंसर।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वाला, चैप्टर सेकेंड में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या निकालना अपने को? रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या बोल रहा है? रेखीय बहुपद। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट में क्या बोल रहा है? रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक है। अब यहाँ पे इसका ax प्लस बी का शून्यक निकालना है, हमने निकाल लिया था। ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था, इस 3 में निकाला था ax प्लस बी का शून्यक। क्या आया था इसका शून्यक? माइनस बी बाय ए। तो इसमें फिलअप कर देंगे माइनस बी बाई ए। फिर दो बहुपदों का गुणनफल 1। देखिए बहुत सिंपल सा, दो बहुपदों का गुणनफल मतलब किन्हीं भी दो बहुपद को, एक बहुपद P1 हो, दूसरा बहुपद P2 हो, इनका इंटू करेंगे तो 100% बहुपद ही फाइंड होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट करें तो क्या बनेगा? पॉलिनोमियल ही बनेगा। तो इधर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? बहुपद आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? पॉलिनोमियल आएगा, याद रखिएगा। फिर इसमें क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग। देखिएगा ध्यान से, सम ऑफ जीरोस बोल रहा है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। देखिए यहाँ पर ये x के इंटू में जो रहता है वह a, और x² के इंटू में जो रहता है वह 1। जो भी रहता है वह x² का इंटू जो होता है वह a की वैल्यू, और जो x का इंटू होता है वह b की वैल्यू, और जो लास्ट नंबर होता है वह c की वैल्यू होता है। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है? शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4। तो b की जगह रखेंगे 4 तो मिलेगा -4 अपॉन में a की जगह देखिए 1 तो नीचे लिखेंगे 1, इधर आएगा 4 मतलब कहने का -4/1, और -4/1 को क्या ले सकते हैं हम? -4। तो इधर आंसर आएगा -4। आगे देखिए बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का गुणनफल, यह भी हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c मतलब यहाँ पर क्या है? 8 है, और a है 1, तो इधर आएगा 8/1। तो 8/1 का मतलब 8, इसमें फिलअप करेंगे 8। आगे देखिए क्या बोल रहा है फिफ्थ नंबर में कहता है यदि बहुपद k-1 x² + kx + 1 का एक शून्यक -3 हो तब k की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चंस कह रहा है इफ -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल k-1 x² और प्लस kx + 1 देन द वैल्यू ऑफ k। सिंपल सा क्वेश्चंस है कि जो ये इक्वेशंस लिखा है हमारे पास k-1 x² + kx + 1, यदि इसका एक शून्यक क्या दे के रखा है? -3। शून्यक का मतलब वह नंबर जो किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी बहुपद को शून्य कर देता है, जीरो कर देता है। तो यह इसका जीरोस है, तो 100% x की जगह -3 रखेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। तो इस सहायता से हम k की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? इस k-1 को रखिए, x के प्लेस में रखिए -3, इस पे लगाइए स्क्वायर प्लस के, फिर x की जगह रखिए -3, फिर लगाइए, फिर लिखिए +1 इक्वल्स टू में आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9, और इधर रहेगा k-1 और प्लस में रहेगा देखिए -3 इंटू ये 3 किसका है? माइनस का है, तो ये पूरा बन जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? k। इधर क्या आएगा? -3k प्लस में रहेगा 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 9 किसके साथ इंटू करें तो मिलेगा 9k, 9 का -1 के साथ इंटू -9, और इधर -3k + 1 इक्वल्स टू 0। आगे इसका सिंप्लीफाई देखिए 9k और -3k ये आएगा 6k, और -9 और +1 ये बनेगा -8 इक्वल्स टू में आएगा 0। -8 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 6k इक्वल्स टू 8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/6। देखिए 8 कैंसिल हो जाएगा किससे? 2 से, 2 4 जाए 8, 2 3 जा 6, तो क्या आएगा यहाँ पर? 4/3। तो k की वैल्यू क्या होगी? 4/3 फिलअप कर देंगे, k का मान आएगा 4/3। अब देखिए इसके बाद आगे क्वेश्चंस कह रहा है ट्रू फॉल्स का। कहता है क्वेश्चंस कि थर्ड सत्य असत्य लिखिए। बीजीय व्यंजक x² - 2√x + 7 बहुपद नहीं है। क्वेश्चंस कह रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x² - 2√x + 7 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो क्या यह बहुपद है? हमें पता है यदि वेरिएबल
चर में यदि रूट लग जाता है, उसकी घात यदि माइनस किया जाए, रूट लग जाए, तो वह कभी भी बहुपद नहीं होता है। तो यह बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चंस भी कह रहा है कि यह बहुपद नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? सत्य। क्या लिखेंगे इसके बारे में? ट्रू। आगे क्या बोल रहा है? शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। देखिए बहुत ही मोस्ट कि शून्य बहुपद की घात, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी घात शून्य होती है। आप एक बात याद रखिएगा, शून्य बहुपद मतलब जीरो लिख दिया। आप जीरो की घात डिफाइन करना है, जीरो की पावर डिफाइन करना है, जीरो का डिग्री डिफाइन करना है, तो याद रखिएगा शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री घात डिफाइन नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर शून्य बोल रहा है, तो शून्य किसका घात होता है? यदि हम कोई सा अचर पॉलिनोमियल लिखते हैं, मतलब अचर बहुपद बोलते हैं, जैसे 3 लिख दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी पावर कितनी होती है? इसकी घात 0 होती है। 3 लिख दिया ना, तो 3 मतलब 3 इंटू एक्स की पावर 0 और x की पावर 0 मतलब 1, तो 3 इंटू 1, तो यह 3 के बराबर आएगा। तो 3 में x की पावर कितनी लगी हुई है? 0, तो इसका मतलब कहने का कि यहाँ पर x में पावर 0, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 0। तो शून्य बहुपद की घात शून्य है, यह गलत होगा, फॉल्स होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चंस, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, यह बात सही बोल रहा है। जो भी हमने डिस्कस किया था वह इसमें बोल रहा है कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात अपरिभाषित होती है। हाँ जी, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। आगे, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन से कह रहा है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। मतलब क्वेश्चन से कह रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है, उसके उतने ही जीरोस होते हैं। तो यह बात एकदम सही है। यदि हम x² प्लस 3x प्लस 5 0 को सॉल्व करें तो इसके शून्य कितने आएंगे? 2 आएंगे। जिसमें जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक जीरोस निकलते हैं। तो यह ऑप्शन ट्रू था। आगे देखिए, एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर देने का बोल रहा है, आंसर इन 1 वर्ड 1 सेंटेंस। तो फर्स्ट कह रहा है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? लीनियर मतलब जिसकी घात 1 हो। सिंपल सा, इसमें घात आएगा 1, आंसर इसका आएगा 1। आगे, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? इसका आंसर सिंपल सा, इसका आंसर आएगा 2 मतलब 2। और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? इसका भी आंसर त्रिघात बहुपद मतलब सिंपल सा, त्रिघात बहुपद, 3 घात का बहुपद बोल रहा है तो उसकी घात कितनी होगी? 3 ही होगी, तो इसका आंसर आएगा 3। आगे क्या बोल रहा है? किसी बहुपद px के लिए यदि y = px डिफाइन हो तो ग्राफ जिसका नीचे बना हुआ है, तो px के शून्यकों की संख्या, सिंपल सा भी हमने ऊपर देखा था ग्राफ बना करके कि किसी भी ग्राफ के द्वारा x एक्सिस को जितनी जगह कट किया जाता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उतने उसके जीरोस होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? 2 मतलब 2 इसका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट चैप्टर के। देखिए चैप्टर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यह भी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इसमें से भी क्वेश्चंस कैसे डिवाइड हैं कि इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स का होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स कम है और एक क्वेश्चंस आएगा 4 नंबर का। तो यह भी बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है। तो इसके 2 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो कैसे किस तरह के होंगे उनको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण, 2 चर और रैखिक समीकरण मतलब रैखिक बोल रहा है तो हम जानते हैं रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस के बारे में जिसमें वेरिएबल की पावर 1 1 हो। तो वेरिएबल्स की पावर 2 आ गई, यह इसका होगा नहीं आंसर सही। इसमें 1 है बट इसमें 2 आ गया तो यह भी आंसर सही नहीं होगा। इसमें देखिए 2 और y में भी 2, यह भी इसका आंसर सही नहीं होगा। देखिए इसमें x की पावर 1 y की पावर 1 मतलब इसमें जितने वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर 1 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही है। आगे कहता है यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये जो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का होता है,
इनके लिए 3 कंडीशंस हैं जो हमें याद होनी चाहिए और याद रखना भी है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशंस, अद्वितीय हल के लिए, दूसरा होता है नो सॉल्यूशंस, कोई हल ना हो, और तीसरा होता है अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल मतलब मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यह कंडीशन किसके होती है? यह यूनिक सॉल्यूशंस के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अद्वितीय हल होगा। फिर देखिए इसमें ये जो कंडीशन देके रखा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यह किसकी कंडीशन होती है? नो सॉल्यूशंस की होती है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस, बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखिए तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए मतलब इसके कैसे हल होंगे? अनंतता अनेक हल, मतलब इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 5th नंबर में क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। जस्ट ऊपर का अपोजिट पूछ लिया है, अब हमसे कंडीशन पूछ रहा है। पहले कंडीशन दे के रखा था, उसका मतलब क्या होता है वो पूछा, अब यहाँ पर मतलब दे दिया है और उसमें कंडीशन। तो अद्वितीय हल की कंडीशन जब दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 6 में पूछ रहा है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रैखिक समीकरण युग्म है और इसमें कोई हल नहीं होने की शर्त। तो कोई हल नहीं होने की शर्त बी नंबर ऑप्शन सही है। अभी हमने पढ़ के देखा और हमें याद भी रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% बनेगा तीनों कंडीशंस को ले करके। अब देखिए 3rd में क्या बोल रहा है, मतलब 7th में क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अनंततः अनेक हल, जब तीनों इक्वल होंगे तो अनंततः अनेक हल, मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 में यदि x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। देखिए क्या लिखा है साहब, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसमें x की वैल्यू 1, मतलब इस x के प्लेस में रख देना है 1। तो क्या आएगा, x के प्लेस में 1 तो 2 1 आएगा, प्लस में 3y आएगा इक्वल टू 5 आएगा। 2 1 जा 2, इधर 2 आ जाएगा, प्लस में 3y इक्वल टू 5, y बताना है तो 3y इक्वल टू 5, 2 का ट्रांसफर करेंगे माइनस में जाएगा, 3y इक्वल टू आएगा, 5 में 2 जाएगा 3, y इक्वल टू आएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल 1, तो इसमें क्या भरा जाएगा 1 फिलअप होगा, 1 भर देंगे, 1 इसका फिल इन द ब्लैंक्स होगा। सेकेंड में क्या बोल रहा है, वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तो a और b दोनों शून्य नहीं है, तो दो चरों x और y में एक, अब इसको कहते क्या है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b and c आर द रियल नंबर्स एंड a and b बोथ आर नॉन जीरो इन 2 वेरिएबल्स x and y इज कॉल्ड। क्वेश्चंस कह रहा है कि इसको कौन सा इक्वेशंस कहा जाता है। तो हम जानते हैं यदि जब इक्वेशंस में वेरिएबल्स की पावर 1 होती है तो उसको लीनियर इक्वेशंस या फिर रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें क्या भरेंगे, रैखिक मतलब लीनियर भरेंगे। इक्वेशंस तो लिखा है, समीकरण तो लिखा है, केवल यहाँ पर भरेंगे क्या, रैखिक फिलअप होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू के में यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 तो k की वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही सिंपल सा फर्स्ट के जैसा है, इक्वेशंस है 2x प्लस वाई इक्वल टू के, x के प्लेस में रखना है, देखिए 2, x के प्लेस में आएगा 2 तो ये 2 मिलकर बनेंगे 4 प्लस 1, y के प्लेस में 1 तो इधर आएगा 1 इक्वल टू के, तो 4 1 बनेंगे 5 ऐड होकर के इसमें फिलअप होगा 5।